वेलकम टू स्टडीकर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे 21 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 23 अगस्त को किस देश की यात्रा करेंगे? आंसर हो जाएगा यूक्रेन। तो 23 अगस्त को यूक्रेन जाने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, लेकिन उससे पहले 21 और 22 अगस्त को वो पोलैंड की यात्रा करेंगे। तो पिछले 45 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा होगी। पिछली बार मोरारजी देसाई ने पोलैंड की यात्रा की थी, लेकिन उसके बाद से कोई भी प्राइम मिनिस्टर पोलैंड नहीं गया है और अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जा रहे हैं। पोलैंड की यात्रा के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 23 अगस्त को यूक्रेन जाने वाले हैं। तो यह यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बनेंगे, यानी कि 1991 में जब यूक्रेन का निर्माण हुआ था उसके बाद से भारत का कोई भी प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन नहीं गया है। और अब कौन जा रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। इस प्रकार से मोदी जी यूक्रेन जाने वाले पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अभी जुलाई में मोदी जी ने ऑस्ट्रिया और रूस की यात्रा की थी, तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन पूर्वी यूरोप का एक देश है, यानी कि यूरोप महाद्वीप के पूर्व में स्थित है। कौन? यूक्रेन। यूक्रेन की कैपिटल है कीव और राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की। यहां पर आप उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों यूक्रेन रूस के बाद यूरोप में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमा रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और मोल्दोवा से लगती है। इसका क्षेत्रफल 6,03,628 वर्ग किलोमीटर है और यह यूरोप में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश भी है। पोलैंड की अगर हम बात करें तो यह भी यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। कैपिटल इसकी वार्सा है। राष्ट्रपति हैं आंद्रेज डुडा, करेंसी है ज्लाटी और प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क। दोस्तों पोलैंड की सीमा किन किन देशों से लगती है? तो पोलैंड की सीमा जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया और रूस से लगती है। तो यहां पर आप एक पार्ट देख पा रहे हैं, ये किसका पार्ट है? रूस का, इसलिए इसका पड़ोसी देश रूस भी है। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट पास भी मिल जाएगा। तो टेस्ट पास में क्या है? भारत में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजित किए जाते हैं उनके लिए टेस्ट मिल जाएगा। इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष के लिए, जहां पर आप अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आप टेस्ट पास प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। तो दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। और यह दर्जा किसने प्रदान किया है? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने। देखिए, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का यह लक्ष्य था कि वह 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। अब यह शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कार्बन प्रदूषण को तेजी से कम करना और जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी कोई संस्था, देश या कोई शहर शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करता है तो वह कार्बन प्रदूषण को तेजी से कम करता है। ठीक है दोस्तों, यहां पर बात हुई है एयरपोर्ट की, तो एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रैंकिंग के अनुसार विश्व का 10वां सबसे व्यस्त एयरपोर्ट कौन बना है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू एयरपोर्ट कहां बनाया जाएगा? लद्दाख के न्योमा में। गुवाहाटी एयरपोर्ट डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला एयरपोर्ट बना है। दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट है। ईटानगर के होलोंगी में स्थित एयरपोर्ट का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट रखा गया है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट कौन है? लेह एयरपोर्ट। हिसार एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन है? दिल्ली एयरपोर्ट, जिसे हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं।
अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या हो गया है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा जापान। तो देखिए 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का मतलब ये होता है कि इसमें विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होते हैं। जैसे भारत और जापान के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है, इसका मतलब ये हुआ कि भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होंगे और जापान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल होंगे। ठीक है, तो ये कहलाता है 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। तो अभी भारत और जापान के बीच में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता 20 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई है। तो इसमें भारत की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी शामिल हुए थे। जापान की ओर से भी वहां के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शामिल हुए थे। इस बैठक के दौरान मंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की है, यानी कि दोनों देशों के संबंधों को और किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इस बात की समीक्षा की गई है इस बैठक में। इससे पहले भारत और जापान के बीच में 2+2 संवाद हुआ था सितंबर 2022 में, और ये जापान में हुआ था। और अब कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में। कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024 भारत में आयोजित किया गया है। भारत दलहन संगोष्ठी 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। विश्व नेता शिखर सम्मेलन 2024 ब्रिटेन की संसद में आयोजित किया गया है। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 का आयोजन गोवा में किया गया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। तो ये सम्मेलन भी आप नोट कर लें। कल के करंट अफेयर्स में भी कुछ सम्मेलन बताए हुए थे, तो कल का करंट अफेयर्स भी आप देख लें, वहां पर भी सम्मेलन मिल जाएंगे। जापान की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो कैपिटल क्या है इसकी? टोक्यो। प्राइम मिनिस्टर है फुमियो किशिदा और करेंसी है जापानी एन। और अभी हाल ही में जापान में सैमिन साई त्योहार मनाया गया है। देखिए फुमियो किशिदा ने अभी हाल ही में ये कहा है कि वो सितंबर 2024 से प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे, यानी वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे या आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। जापान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में जापान और फिलीपींस के बीच में एक रक्षा समझौता हुआ है, जिसके तहत जापान के सैनिक फिलीपींस में तैनात हो सकते हैं और फिलीपींस के सैनिक जापान में तैनात हो सकते हैं। कुछ समय पहले जापान ने नए बैंक नोट जारी किए हैं, जिसमें होलोग्राफिक तकनीक का इस्तेमाल किया है। दक्षिण कोरिया, अमेरिका और जापान ने मिलकर के एक नया त्रिपक्षीय अभ्यास शुरू किया है, जिसका नाम है फ्रीडम एज। जापान ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस अभी हाल ही में लॉन्च किया है। दोस्तों, जापान ने 2024 में पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है। जापान और नागालैंड ने कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है कोहिमा में। जापान ने AFC अंडर-23 एशियाई कप को अभी हाल ही में जीता है। पराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो लंगधर का संबंध किस राज्य से है, जिन्हें अंडर-17 महिला फीफा विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी चुना गया है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय राज्य से अपना संबंध रखने वाली रियो लंगधर को अभी हाल ही में फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2024 के लिए सहायक रेफरी चुना गया है। यहां पर आप उन्हें देख सकते हैं। तो रियो लंगधर फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप में ओबेना फर्नांडिस के बाद सहायक रेफरी बनने वाली दूसरी भारतीय बनी है। अंडर-17 महिला विश्व कप 2024 की अगर हम बात करें तो यह फुटबॉल से संबंधित है और इस बार इसका 8वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ होगा? डोमिनिकन गणराज्य में। कब से कब तक होगा इसका आयोजन? 16 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक। और दोस्तों, इसका जो पिछला संस्करण हुआ था 2022 में, वह हुआ था भारत में। और 2022 का चैंपियन कौन था? स्पेन। इस बार कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? 16 टीमें हिस्सा लेंगी। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का जो पहला संस्करण था वो 2008 में हुआ था और यह विश्व कप हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन फीफा के द्वारा करवाया जाता है। 2025 से 2029 तक हर साल विश्व कप मोरक्को में आयोजित किया जाएगा। इस बात की घोषणा भी हाल ही में फीफा के द्वारा की गई थी। उत्तर कोरिया और स्पेन ने 2-2 बार इस विश्व कप को जीता है, जबकि दक्षिण कोरिया, फ्रांस और जापान ने 1-1 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम किया है। फीफा की बात हुई है तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है?
फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में, और इसके प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना का उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। तो यह योजना हमीरपुर से शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के छात्रों को सप्ताह में एक बार उबले अंडे या फल उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के लिए 12.75 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अलावा चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को फ्री में टैबलेट प्रदान किए हैं। ठीक है, यानी ये टैबलेट योजना भी शुरू की गई है जिसमें जो प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं उन्हें फ्री में टैबलेट उपलब्ध कराए जाएंगे। हाल ही में लॉन्च की गई कुछ प्रमुख योजनाएं भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गोवा में गोएम विनामूल्य विज ए वजन योजना शुरू की गई है। गुजरात में श्रमिक बसीरा योजना, तेलंगाना में राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना, महाराष्ट्र में लाडला भाई योजना, मध्य प्रदेश में पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा शुरू की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा अभी हाल ही में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, असम में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सरकार गांव के द्वार पहल हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। 2024 में भारत का सबसे स्वागत योग्य क्षेत्र कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। अभ्यास खंजर 2024 का आयोजन भारत किर्गिस्तान के बीच में हुआ है और ये हिमाचल प्रदेश के वकलोह में आयोजित किया गया था। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है। अपना विद्यालय पहल हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। विंटर कॉर्निवल का आयोजन हिमाचल प्रदेश में हुआ है। हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला है। यह जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? हिमाचल प्रदेश में। सबल योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश से अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली खरीदने के लिए समझौता किया है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो भारत अभी जितनी भी बिजली खरीद रहा था नेपाल से, अब उसके अतिरिक्त 251 मेगावाट बिजली और खरीदेगा। इस प्रकार से अब भारत नेपाल से 941 मेगावाट बिजली का आयात कर रहा है, यानी कि 941 मेगावाट बिजली नेपाल से भारत को आ रही है, यानी भारत बिजली खरीद रहा है नेपाल से। तो अभी हाल ही में नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउवा भारत की यात्रा पर आई थी और इसी दौरान ये समझौता हुआ है। 2014 में भारत नेपाल बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद से नेपाल ने हमें बिजली देना शुरू किया था। नेपाल की बात करें तो कैपिटल इसकी काठमांडू है। राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल, प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली और करेंसी है नेपाली रुपया। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच होता है। अच्छा, भारत के वो कौन कौन से राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से लगती है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। सेम सेक्स मैरिज रजिस्टर्ड करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? नेपाल। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल और सीमावर्ती राज्यों में मित्र वन स्थापित करेगी। नेपाल की पर्वतारोही पूर्णिमा श्रेष्ठ ने एक ही सीजन में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की उपलब्धि हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा धीरज मोहन बनर्जी को। तो दोस्तों, अभी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए हैं और यह पुरस्कार भूविज्ञान के क्षेत्र में प्रदान किए गए हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1966 में भारत सरकार के खान मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करना। अच्छा, यहाँ पर खान मंत्रालय की बात आई है तो केंद्रीय कोयला और खान मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। और राज्य मंत्री कौन है? सतीश चंद्र दुबे। ठीक है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। तो अभी जो राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान किए गए हैं, वैसे बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं इसके अंतर्गत, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट हैं वही डिस्कस करेंगे। तो आजीवन उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2023 दिया गया है प्रोफेसर धीरज मोहन बनर्जी को और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2023 दिया गया है डॉक्टर आशुतोष पांडे को। चलिए कुछ प्रमुख अवार्ड डिस्कस कर लेते हैं 2024 के। ओमान चांडी लोक सेवक पुरस्कार 2024
राहुल गांधी को प्रदान किया गया है। के सरस्वती अम्मा पुरस्कार पी गीता को प्रदान किया गया है। 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान निशांत को प्रदान किया गया है। खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को प्रदान किया गया है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 टी.एम. कृष्णा को दिया गया है। नृत्य कला निधि पुरस्कार नीना प्रसाद को प्रदान किया गया है। डायना स्मृति पुरस्कार उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को प्रदान किया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को प्रदान किया गया है। इसके अलावा IAA गोल्डन कंपास अवार्ड 2024 श्रीनिवास स्वामी को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल मैच में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड डेरियस विसर ने बनाया है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है सामोआ देश से। तो डेरियस विसर ने वानुआतु देश के खिलाफ एक ओवर में 6 छक्के लगाए और इस प्रकार से उन्होंने एक ओवर में 39 रन बनाए। तो देखिए, एक ओवर में 6 छक्के लगाए मतलब 36 रन तो ये हो गए। इसके अलावा उस गेंदबाज ने 3 नो बॉल फेंकी। इस प्रकार से एक ओवर में 39 रन बने, जो कि अब तक का रिकॉर्ड बन गया है। डेरियस विसर ने किसका किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? युवराज सिंह, कीरॉन पोलार्ड, निकोलस पूरन और दीपेंद्र एरी, इन सभी का रिकॉर्ड तोड़ा है। इन्होंने एक ओवर में 36 रन बनाए हैं, लेकिन जो डेरियस विसर हैं उन्होंने एक ओवर में 39 रन बनाए हैं, जो कि अब तक का रिकॉर्ड बन चुका है। यहां पर बात हुई है युवराज सिंह की, तो युवराज सिंह ने 2007 में एक ओवर में 36 रन बनाए थे इंग्लैंड के खिलाफ, और ये कहां बनाए थे? डरबन में, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक टीकाकरण के माध्यम से खुरपका और मुंहपका रोग से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा इसका 2030 तक। तो दोस्तों, जो खुरपका और मुंहपका रोग है, यह पशुओं से संबंधित रोग है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, इन सभी में फैलता है। तो इसमें मुंह में और पैरों में छाले पड़ जाते हैं, जिसके कारण पशुओं की मौत भी हो जाती है और इसके अलावा उनकी जीभ और ओंठ भी खराब हो जाते हैं। तो भारत सरकार ने टीकाकरण के माध्यम से इस रोग को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है, और यह रोग एक्टो वायरस के कारण फैलता है। इस बात को भी आप याद रख सकते हैं। भारत सरकार के आगामी लक्ष्य डिस्कस करते हैं। तो भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है 2024 का। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य है 2024 का। किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है 2024 का। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है 2024 का। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य है 2024 का। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है 2024 का। 100 नए एयरपोर्ट डेवलप करने का लक्ष्य है 2025 का। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य है 2025 का। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है 2025 का। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है 2025 का। तो ये है भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। अगला क्वेश्चन है, सुंदरराजन पद्मनाभन कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? आंसर हो जाएगा पूर्व सेना प्रमुख। तो पूर्व सेना प्रमुख सुंदरराजन पद्मनाभन का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वह सन 2000 में भारतीय सेना के 20वें सेना अध्यक्ष बने थे और वह 31 दिसंबर 2002 को रिटायर भी हो गए थे। वर्तमान में भारत की चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन है? अनिल चौहान। और वर्तमान भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कल का पहला क्वेश्चन था, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? KC वेणुगोपाल। विमेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2025 किस देश में होगा? मलेशिया में। भारतीय तटरक्षक बल के डायरेक्टर जनरल कौन थे जिनका निधन हो गया है? राकेश पाल। मन्याचेबाड़ी किस राज्य का पहला सौर गांव बना है? महाराष्ट्र। भारत ने किस देश को 1400 किलोग्राम कैंसर रोधी दवाएं भेजी हैं? सीरिया। भारतीय नौसेना के INS तवर ने किस देश का दौरा किया है? डेनमार्क। वेस्टर्न इंडिया बिलियर्ड्स फाइनल किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने। नेपाल अकादमी और भारत के किस विश्वविद्यालय ने नेपाली भाषा और संस्कृति अनुसंधान के लिए समझौता किया है? BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सिवेलुच ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? रूस। विश्व मच्छर दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे भारत में कृषि क्रांतियों के जनक। जैसे भारत में हरित क्रांति के जनक थे MS स्वामीनाथन। विश्व में हरित क्रांति के जनक थे नॉर्मन वोरलॉग।
नीली क्रांति के जनक हैं अरुण कृष्णन। श्वेत क्रांति के जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। प्रेरित प्रजनन क्रांति के जनक हैं हीरालाल चौधरी। गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल। स्वर्णिम क्रांति के निरपक तेज। लाल क्रांति के विशाल तिवारी और सिल्वर क्रांति के जनक हैं इंदिरा गांधी। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि वुलर झील कहाँ स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर जम्मू कश्मीर बताया हुआ है। आपको याद रखना है कि ये जो वुलर झील है यह भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। कांगड़ा चाय किस राज्य से संबंधित है जिसे यूरोपीय जीआई टैग मिला हुआ है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है और स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करना है, तो वहां पर चैनल मिल जाएगा। इससे ज्वाइन हो जाएंगे तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको जनवरी 2024 से अगस्त 2024 तक के करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, तो इसको आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जुलाई 2024 के मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। ऐप पर डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी आयोजित किया जाता है, तो इसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप पर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको ये डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट मिल जाएगा। ई बुक वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स के अलावा जीके जीएस की ई बुक भी मिल जाएगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है। दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।